नमस्कार, मैं तरुण वर्मा दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और इस वीडियो में मैं आपसे एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर बात करूँगा जो कि आपके मन में अक्सर उठता होगा, एक सवाल उठता होगा और आपके मन में ये कई बार ये शंका आती होगी कि जो एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ जो आप ले रहे हैं या आपकी फैमिली में कोई ले रहा है तो ये असर क्यों नहीं करती या इतना देर से असर क्यों करती हैं या इनसे पूरा अच्छा असर क्यों नहीं आ रहा या डिप्रेशन जो है वह पूरी तरह से दूर क्यों नहीं हो रहा। डिप्रेशन के कुछ ही लक्षण क्यों कंट्रोल हो जाते हैं, बार बार ये दवाइयाँ क्यों लेनी पड़ती हैं, थोड़े थोड़े टाइम बाद ये दवाइयाँ छोड़ने के बाद फिर से दोबारा लेनी पड़ती हैं, फिर से डिप्रेशन के सिम्टम्स लौट आते हैं। तो ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में होंगे, डाउट्स आपके मन में होंगे कि ये जो एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ हैं ये काम क्यों नहीं करती और आप इसका जवाब भी ज़रूर ढूंढना चाहते होंगे और शायद मिला भी नहीं होगा आपको अभी तक इसका जवाब, या शायद समझ नहीं आता होगा। इंटरनेट पर जाते होंगे तो बहुत अच्छी जानकारी नहीं मिलती होगी, रिसर्चेस होती हैं जिनकी भाषा समझ नहीं आती, इजीली कोई एक्सप्लेन नहीं करता कि भाई क्या रीज़न है कि एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ वर्क नहीं कर पा रही। और यूट्यूब पे भी आपको इस तरह की ना के बराबर वीडियोस मिलेंगी। बहुत ही कम और ना के बराबर वीडियोस हैं। बहुत ढूंढने से भी आपको शायद कोई वीडियो मिले जो ये एक्सप्लेन कर पाए कि एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ काम क्यों नहीं करती। इसका एक कारण ये भी है कि ज़्यादातर वीडियोस जो हैं वह साइकेट्रिस्ट बनाते हैं। तो साइकेट्रिस्ट जो हैं जो दवाइयाँ देते हैं वो आपको दवाइयाँ देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दवाइयाँ लेते रहें। आप किसी ना किसी तरह से अपने को ठीक करने के लिए आपको उम्मीद बंधाते हैं वो। तो वो सोचते हैं कि अगर आपको ये बताएंगे कि भाई दवाइयाँ काम क्यों नहीं करती, काम नहीं करेंगी या कुछ भी ऐसी चीज़ बताएंगे जो आपके मन में एक नकारात्मक विचार ले आएगा, तो फिर आप दवाई लेना छोड़ दोगे या आप इलाज नहीं करवाओगे, कुछ ऐसा। और ज़्यादातर जो लोग यहाँ पर यूट्यूब पे साइकेट्रिस्ट लोग जो वीडियो बनाते हैं वो मोस्टली अपने बिजनेस को, अपने काम को, अपनी जो सर्विसेज हैं, अपने पेशेंट्स जो हैं उसको ज़्यादा बढ़ाने के लिए बेसिकली करते हैं। मेरा जो यहाँ पर्पज़ है आपको ये वीडियो बना के दिखाने का, इसकी जानकारी देने का, वो ये है कि आपको सही और सटीक जानकारी मिले। आप जानें कि आपके डिप्रेशन और आपके एंटी डिप्रेसेंट्स के बारे में कुछ ऐसे तथ्य, कुछ फैक्ट्स जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आए कि जो आपके साथ हो रहा है वो क्या हो रहा है। डिप्रेशन है वो कैसा है, क्यों ठीक नहीं होता, और साथ ही साथ जो एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ हैं जिसमें कि क्लेम किया जाता है, प्रॉमिस किया जाता है कि भाई ये ठीक कर देगी डिप्रेशन को, क्योर है डिप्रेशन का। जहाँ भी जाएंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, वहाँ ये कहा जाएगा कि डिप्रेशन का क्योर होता है, दवाई लेते रहो रेगुलरली। पर फिर भी दवाइयाँ असर नहीं कर रही, तो आखिर मसला क्या है, मामला क्या है। तो ऐसा ही एक एक्सप्लेनेशन है जो मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। ये वन ऑफ द एक्सप्लेनेशंस है, मतलब हम बहुत सारे रीजंस हैं जो वैज्ञानिक जानते हैं जिसकी वजह से एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ या तो काम नहीं करती या बहुत लेट काम करती हैं। कई महीनों तक, कई हफ्तों तक लेते रहोगे तब जाके असर दिखाएंगी। सो होता क्या है कि करीब करीब 60 से 70% पेशेंट्स जो हैं जो एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ ले रहे हैं उनमें कोई असर नहीं आता दवा का, या आएगा तो मामूली सा असर आ जाएगा, फ़र्क आ जाएगा, पर वो भी चला जाएगा, या वो रिलैप्स कर जाता है डिप्रेशन, या फिर वो ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन के पेशेंट बन जाते हैं जिसके अंदर दवाइयाँ काम ही नहीं कर रही। एक टाइप की दवाई, दूसरे टाइप की दवाई लिए जा रहे हैं बट फिर भी दवाइयाँ काम नहीं कर रही। तो अक्सर क्या होता है, देखा जाता है कि ये साइकेट्रिस्ट भी जानते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी जानते हैं, रिसर्चर्स, प्रोफेसर्स सब जानते हैं कि भाई 60-70% पेशेंट्स पर तो ये दवाइयाँ काम ही नहीं करती। तो बचे कितने, मुश्किल से 30-35% पेशेंट्स जिन पर ये दवाइयाँ काम करेंगी। और कई रिसर्चेस तो ये कहते हैं कि हार्डली 20% पेशेंट ऐसे हैं जिन पर दवाइयाँ काम करती हैं। इमेजिन कि कितना कम है ऐसा परसेंटेज लोगों का जिन पर एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ काम करती हैं। पर समस्या क्या है कि एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ जो आप लेते हैं, जैसे कि मेनली SSRI दवाइयाँ होती हैं, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स वाली जो दवाइयाँ होती हैं, जैसे फ्लोक्सेटिन, पैरोक्सिटिन, ये जो दवाइयाँ हैं, ये जो सारी दवाइयाँ हैं, ये अकेली एक ऐसी अप्रोच है जो कि आजकल दी जाती है, या जिसे हम कहें कि एक रिकमेंड की जाती है, जो साइकेट्रिस्ट के पास यही एक अकेला ट्रीटमेंट है। हाँ, दूसरे कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जैसे RTMS जैसे हो गए, ECT हो गया, ये सब ट्रीटमेंट है, बट फिलहाल मैं उसमें नहीं जा रहा। दवाइयों की बात की जाए तो ये सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट यही है अभी। अब ऐसे में ये ट्रीटमेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमिसेस के साथ दिखाया जाएगा कि भाई ये वर्क करता है। हालांकि इसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि रिसर्चेस भी बताती हैं कि ये पेशेंट्स पर वर्क करती हैं। आफ्टर ऑल रिसर्चेस बताती हैं तभी तो इनको वैलिडेट किया गया है, तभी तो इनको अप्रूव किया गया FDA ने, तभी तो ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज बनाती हैं और साइकेट्रिस्ट देते हैं। तो सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि ये वैलिड है, नहीं है, अप्रूव्ड हो रही है, नहीं हो रही है, गलत कुछ हो रहा है, नहीं, बात यहाँ पे ये नहीं हो रही। बात यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो जब रिसर्च करते हैं तो उनके पास एक एक्सप्लेनेशन होती है डिप्रेशन के बारे में कि भाई ये है डिप्रेशन और इस वजह से होता है, तो अगर हम ऐसी दवाइयाँ बना दें, ऐसे केमिकल बना दें तो दवाइयाँ ये सब दे देंगे और पेशेंट जो है वो ठीक हो जाएगा।
अब ये जो एक्सप्लेनेशन है जो एंटी डिप्रेसेंट दवाइयों के इर्द गिर्द जो है, ये बहुत ही अधूरी है और बहुत ही गलत है। क्यों? क्योंकि हर पेशेंट एक तरह का नहीं होता, हर डिप्रेशन एक तरह का नहीं होता। अलग अलग डिप्रेशन के जो दिमाग में, शरीर में जो मैकेनिज्म है वो अलग होते हैं, और इन अलग मैकेनिज्म्स की वजह से ज़्यादातर लोगों पर दवाइयाँ काम नहीं करती। तो हम कह सकते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट दवाइयों के बनाने के स्टेज में हम बड़े शुरुआती फेज में हैं। अभी अभी जस्ट हमें पता ही चली है कि कौन सी दवाइयाँ काम करती हैं और दिमाग कैसे काम करता है। तो हमने कुछ केमिकल्स आइडेंटिफाई कर लिए, जैसे सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्राइन, डोपामाइन। ये 3 मेन केमिकल्स हैं जिनको मोनोएमाइंस कहा जाता है। ये आइडेंटिफाई कर लिया और मान लिया और देख भी लिया, रिसर्च में देखा, शरीर में, दिमाग में सब पता चला कि भाई जो डिप्रेस पेशेंट होते हैं उनके अंदर ये केमिकल्स के लेवल कम होते हैं। तो केमिकल के लेवल बढ़ा दो, तो केमिकल के लेवल बढ़ा दोगे तो भाई डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। पर ऐसा तो होता नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें ये सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्राइन और ये डोपामाइन के लेवल्स पर कोई असर नहीं पड़ता अगर उनको दवाइयां दे दो तो। या अगर लेवल्स अगर इनके ठीक हो भी जाएं, इनकी प्रोडक्शन ठीक हो भी जाए ब्रेन के अंदर, तो भी उनका डिप्रेशन नहीं जाता। यानी कि कुछ और ऐसे मैकेनिज्म है, कुछ और ऐसा चल रहा है दिमाग में जिसको ये दवाइयां टारगेट नहीं कर पा रही। मतलब ये जो दवाइयां हैं ये बहुत अच्छे से हमारे दिमाग के उन हिस्सों में नहीं जा पा रही जहां पर डिप्रेशन का कारण मौजूद है। मतलब ये दवाइयां सही तरीके से डिप्रेशन का कारण नहीं पकड़ पा रही हैं। तो एक केमिकल हाइपोथेसिस दी जाती है, केमिकल इम्बैलेंस हाइपोथेसिस कहेंगे, कि भाई ये 3 केमिकल्स जो होंगे किसी किसी लेवल तक इनके जब कमी आ जाएगी दिमाग में, शरीर में, तो डिप्रेशन हो जाता है। तो केमिकल पूरा कर दो तो डिप्रेशन गायब हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं हो रहा। तो बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं जो इस तरह से काम कर रहे हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि और दूसरे कौन से ऐसे कारण हैं जिस वजह से डिप्रेशन होता है, और अगर हम उन कारणों को एड्रेस करने के लिए अगर ट्रीटमेंट बनाएं, मतलब दवाइयां बनाएं, तो बहुत से दूसरे लोग हैं जिनका डिप्रेशन ठीक हो सकता है। पर ये जो रिसर्चेज हैं ये अभी अपने शुरुआती स्टेज में हैं। तो सेरोटोनिन और ये जो दूसरे जो केमिकल्स हैं, इनकी जो रिसर्च है वो करीब 30-40 साल पुरानी रिसर्चेज हैं। 1980-1990 के दशक में ये केमिकल्स पर बहुत स्टडीज हुई और दवाइयाँ बना दी गई। धड़ल्ले से ये दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती हैं और ऐसा दिखाया जाता है कि बस यही रीज़न है जिस वजह से डिप्रेशन होता है। जबकि डिप्रेशन होने के लिए बहुत सारे जेनेटिक कारण भी मौजूद होते हैं। जेनेटिक का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि पेरेंट्स में डिप्रेशन था तो भाई बच्चों में भी डिप्रेशन हो जाएगा, तो भाई मेरा जो डिप्रेशन है वो मेरे पेरेंट्स में भी होगा। ये बात नहीं होती। बहुत सारी डिप्रेशन के लिए जेनेटिक म्यूटेशंस भी होती हैं, जेनेटिक्स में और भी चेंजेस बड़े सारे आ जाते हैं। कई सारे ऐसे जीवन भर ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जो हमारे जीन्स को बदल देते हैं, जिस वजह से डिप्रेशन हो जाता है। या कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो जीन के अंदर एक ऐसा आया हुआ है, कुछ फर्क आया हुआ है जिस वजह से वो हो रहा है, भले ही वो माँ बाप में बहुत ज़्यादा मौजूद ना भी हो। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनके माँ बाप में कभी डिप्रेशन नहीं होता, बट फिर भी उन्हें डिप्रेशन होता है। तो खैर इस चर्चा में हम अभी नहीं जाएंगे, जेनेटिक के इस चर्चा में हम नहीं जाएंगे, बट हम ये कहेंगे कि एक मॉडल, एक थिंकिंग ये कहती है कि डिप्रेशन जो है वो किसी जेनेटिक कारण की वजह से होता है। मतलब जो व्यक्ति जिसके अंदर जीन्स हैं डिप्रेशन के, या जिसके अंदर डिप्रेशन के जीन्स हावी हैं, वो जैसे जैसे अपनी उम्र में बढ़ता जाएगा, बचपन से बड़ा होता जाएगा, उसके अंदर डिप्रेशन के ऑनसेट के चांस बढ़ते जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जीन है। तो एक ये मॉडल है, ये एक्सप्लेनेशन है जो कही जाती है कि भाई डिप्रेशन के होने के लिए जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पहली चीज। दूसरी एक हाइपोथेसिस है, एक एक्सप्लेनेशन है, वो ये कहती है कि व्यक्ति जो स्ट्रेस डील कर रहा है जिनसे वो अपनी लाइफ में, अपने माहौल में, अपने एनवायरनमेंट में जिन तनाव से डील कर रहा है, वो तनाव जो है वो कारण है उसके डिप्रेशन में जाने का। तो जो व्यक्ति तनाव से लड़ नहीं पाएगा, स्ट्रगल नहीं कर पाएगा, जूझ नहीं पाएगा जीवन के चैलेंजेस से, चुनौतियों से, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि शरीर में, दिमाग में कुछ बदलाव आएंगे और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। एक ये हाइपोथेसिस है। तो ऐसे 2 बहुत प्रोमिनेंट मॉडल्स हैं मेजर जिन पर रिसर्च होती है, जिसके बेसिस पे ये दवाइयां बनाई जाती हैं या ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब आमतौर पे क्या होता है, भाई साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कहते हैं कि भाई जेनेटिक रीजंस में तो आपको लाइफ टाइम दवाइयां लेते रहनी पड़ेंगी, धीरे 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 जितना भी जो भी असर आ जाए आ जाएगा। डॉक्टर तो कुछ बताते नहीं, बात तो करते ही नहीं ज़्यादा, वो तो एक्सप्लेन करेंगे नहीं, आपको करते ही नहीं है। तो स्ट्रेस की वजह से जो डिप्रेशन है वो होगा, उसके लिए काउंसलिंग भी ले लो, दवा भी ले लो, और धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। और मोस्टली पेशेंट ठीक हो भी जाते हैं जो इस वजह से ले रहे हैं, जिनको बस स्ट्रेस हुआ और थोड़ा सा वो डिप्रेशन उनका फिर क्योर हो जाता है, दवा से भी और काउंसलिंग थेरेपी से भी ठीक हो जाते हैं। पर लॉन्ग टर्म थेरेपी चाहिए होती है, लॉन्ग टर्म मेडिकेशन चाहिए होती है किनको, जिनमें जेनेटिक रीजंस हैं डिप्रेशन होने के। सो ऐसा अक्सर देखा जाता है। अब होता क्या है कि ये जो 2 कंट्रास्टिंग मॉडल्स हैं,
कंट्रास्टिंग मतलब बिल्कुल अलग है। एक कहता है स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन हो गया। भाई अगर हम सारे लोगों को ऐसा देखेंगे तो सीधी सी बात है भाई, स्ट्रेस दूर कर दो डिप्रेशन चला जाएगा। पर ऐसा तो होता नहीं। कई लोगों को स्ट्रेस ही नहीं होता है ज़्यादा लाइफ में, वो चैलेंजेस होते ही नहीं उनकी लाइफ में ज़्यादा, बट फिर भी डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि जेनेटिक उनका जो बेसिस है वो स्ट्रांग है। तो कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये जो दवाइयां हैं जो हम बना रहे हैं, जो सिर्फ केमिकल चेंजेस के ऊपर बेस्ड हैं और जो इस बात पर बेस्ड हैं कि स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन आ रहा है, ये गलत अप्रोच है दवाइयां देने की। ये दवाइयां बनाने की, दवाइयां देने की गलत अप्रोच है। और ज्यादातर जो दवाइयां हैं वो स्ट्रेस मॉडल पर बेस्ड होती हैं। मतलब कि स्ट्रेस हुआ, दिमाग की केमिस्ट्री चेंज हुई, दिमाग में जो सेरोटोनिन, डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्राइन के लेवल्स हैं वो कम हुए, डिप्रेशन हो गया। अब दो चीजें कर दो, एक तो केमिकल दे दो जो दिमाग के अंदर केमिकल बढ़ा दे, सेरोटोनिन का लेवल बढ़ा दे। दूसरा, अगर किसी वजह से लाइफ में कुछ स्ट्रेस है जिसमें पेशेंट जो है वो थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा है, तो काउंसलिंग और थेरेपी करवा देते हैं, ठीक हो जाएगा, डिप्रेशन दूर हो गया। पर इतने से भी काम नहीं बनता। तो कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये जो अप्रोच है ना, ये भी गलत है। हम बहुत सी चीजें तो आइडेंटिफाई कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इतना ओवर सिंप्लीफाई करके जो डिप्रेशन को समझा गया और डिप्रेशन का ट्रीटमेंट जो बताया गया है, उसमें कहीं ना कहीं खामियां हैं। और वो खामियां इसलिए नहीं है कि झूठ बोला जा रहा है, नहीं, बात यहां पे नहीं आती। बेवकूफ बनाया जा रहा है, नहीं। बड़े बड़े प्रोमिस क्लेम्स किए जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। हाँ, थोड़े किए जरूर जाते हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि रिसर्चेस जो है ना वो बहुत इनिशियल स्टेजेस पर है, बहुत ही शुरुआती लेवल पर है। हम गिनती की बातें ही जानते हैं डिप्रेशन के बारे में, हम ज्यादा जानते ही नहीं डिप्रेशन के बारे में। हमें बस ये दो चार केमिकल पता चल गए, इधर उधर हमने केमिकल के लेवल्स चेंज कर दिए और भाई उम्मीद की कि डिप्रेशन चला जाना चाहिए। पर डिप्रेशन ऐसे नहीं जाता। तो होता क्या है कि ये जो केमिकल्स को जो हम चेंज करने के लिए जो बात करते हैं, दवाइयाँ देते हैं, ये असर क्यों नहीं ला पाती हैं? ऐसा देखा गया है कि कुछ रिसर्चर्स हैं जो बोलते हैं, जिनमें से एक बहुत ही लॉन्ग टाइम डिप्रेशन रिसर्चर हैं, मतलब जिन्होंने कई साल तक रिसर्च किया डिप्रेशन के जीन्स, डिप्रेशन के केमिकल्स, और एनिमल्स में, ह्यूमंस में, हर लेवल पर उन्होंने रिसर्च की है। जो कि एक रिसर्चर हैं जिनका नाम है एवा रेदेई। ये नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी फेनबर्ग स्कूल ऑफ मेडिसिन में प्रोफेसर हैं, रिसर्चर हैं। और इन्होंने काफ़ी सारी रिसर्च जो है पिछले करीब 15-20 साल से सिर्फ इसी बारे में की है कि ब्रेन के अंदर, जीन्स के अंदर, एनिमल्स में, ह्यूमंस में, हर जगह इन्होंने डिप्रेशन को स्टडी करने की कोशिश की है। बड़े सारे इन्होंने मैकेनिज्म्स आइडेंटिफाई किए हैं और खासकर कि बहुत सारे जीन्स आइडेंटिफाई किए हैं जो कि इनकी रिसर्चेस से पहले आइडेंटिफाइड थे ही नहीं। तो जिन केमिकल्स को चेंज करने के लिए दवाइयां दी जाती थी, वो ये कहती हैं कि हमने ये सब गलत टारगेट कर रखे हैं। और सिर्फ ये नहीं कहती, इनसे मिले जुले इनके स्टूडेंट्स और इनके साथ काम करने वाले और भी बड़े सारे रिसर्चर्स ने ये सब देखा है। तो ये एक का नाम नहीं है, ऐसा नहीं है कि दुनिया में एक ही ने देखा है, बहुत सारे मानते हैं। बट मैं फिलहाल एक की बात करूंगा, इनके रिसर्च के ऊपर मैं कुछ आपसे चर्चा करना चाहता हूं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बहुत बड़ा एक मिथ है जो साइकेट्री में, न्यूरोलॉजी में और क्लिनिकल साइकोलॉजी और जो भी जेनेटिक्स और इस पे जो रिसर्च करते हैं रिसर्चर्स, उनमें जो डिप्रेशन पर और साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स पर रिसर्च करते हैं, इन्होंने एक बहुत बड़े मिथ को दूर किया कि ये जो जीन्स होते हैं ना, ये एक ही जैसे होते हैं, बस कुछ लोगों में स्ट्रेस की वजह से ये जो जीन्स होते हैं ये ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाते हैं। मतलब ऐसा माना जाता था कि किसी व्यक्ति के अंदर एक तरह का जीन है, उस व्यक्ति ने जीवन में स्ट्रेस फेस किया और स्ट्रेस होने की वजह से वो जो जीन जो था, क्योंकि वो ऑलरेडी मौजूद था उस व्यक्ति में, वो एक्सप्रेस कर गया। एक्सप्रेस करने का मतलब क्या है कि वो डिप्रेशन का कारण बन गया, डिप्रेशन ले आया वो। तो अगर हम स्ट्रेस हटा दें और केमिकल लेवल चेंज कर दें तो वो जीन का जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। बेसिकली वो जीन की वजह से जो भी चेंजेस आए हैं दिमाग में वो हट जाएंगे, जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। मतलब दवाइयों से और स्ट्रेस को दूर करने से जीन की एक्सप्रेशन को चेंज किया जा सकता है। तो उसमें ऐसा देखा जाता था कि एक ही टाइप के जीन्स हैं, डिप्रेशन के बहुत अलग अलग जीन्स नहीं होते, और वो एक ही टाइप के जीन्स हैं जो एक ही टाइप के केमिकल पैदा कर रहे हैं, मतलब ये सेरोटोनिन वगैरह पैदा कर रहे हैं, और स्ट्रेस की वजह से बस डिप्रेशन हो जाता है। अगर स्ट्रेस ना हो तो बंदे को डिप्रेशन नहीं होगा, भले ही उसके अंदर डिप्रेशन का जीन हो। तो जीन होने से सब कुछ नहीं होता, स्ट्रेस होना बहुत जरूरी है। तो इसको स्ट्रेस डायथीसिस मॉडल में भी इंक्लूड किया जाता है, मतलब इसको काउंट किया जाता है, समझा जाता है। स्ट्रेस डायथीसिस मॉडल ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसको कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है, उसमें एक जीन होता है, जेनेटिकली उसके अंदर वो बीमारी होने के कारण मौजूद होते हैं। पर जिस भी बंदे के अंदर जीन्स होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर डिप्रेशन हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी कहा कि आप कहेंगे कि भाई मेरे पेरेंट्स को तो कोई डिप्रेशन नहीं हुआ था, मुझे हो गया। तो जीन आप में भी है, जीन शायद पेरेंट में भी होगा, पर शायद उनकी लाइफ का स्ट्रेस और आपकी लाइफ के स्ट्रेस में बहुत बड़ा फर्क है।
तो आपको डिप्रेशन हुआ, पेरेंट को नहीं हुआ। या इसका उल्टा भी हो सकता है कि आपके पेरेंट को डिप्रेशन हो सकता है, आपको ना हो। उनके लाइफ के स्ट्रेसेस अलग हैं, आपके अलग हैं। तो यहां ये देखने में आता है कि जीन के होने की वजह से और स्ट्रेस के आने की वजह से डिप्रेशन हो जाता है। तो यहां पर अलग अलग चीजें नहीं बताई जा रही, यहां कहा जा रहा है एक ही टाइप की चीज है, स्ट्रेस के इंपैक्ट में वो डिप्रेशन ले आएगा। और ये कौन से स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में कौन से फर्क आएंगे, ये सेरोटोनिन के लेवल कम हो जाएंगे या डोपामाइन के कम हो जाएंगे, ये सब हो जाएगा। तो भाई केमिकल बढ़ा दो तो स्ट्रेस में काउंसलिंग थेरेपी कर दो, डिप्रेशन खत्म। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि दो अलग अलग टाइप के मैकेनिज्म्स हमारे अंदर काम करते हैं, या ये कहें कि जीन्स जो हैं, जो कि जेनेटिक वाला जो डिप्रेशन होता है जिसको एंडोजिनस डिप्रेशन बेसिकली कहते हैं, और दूसरा होता है एक्सोजेनस डिप्रेशन जो कि स्ट्रेस रिलेटेड फैक्टर्स की वजह से आता है। तो वो कहती हैं ये जो एंडोजिनस और एक्सोजेनस, जो स्ट्रेस रिलेटेड और स्ट्रेस से जो रिलेटेड नहीं है, जो दो टाइप के डिप्रेशन है, उनके जीन्स अलग अलग हैं, वो एक जैसे जीन्स नहीं है। हमने जो दवाइयां बनाई हैं, अब उन्होंने सबसे बड़ी रेवोल्यूशनरी बात करी कि हमने जो दवाइयां बनाई हैं वो स्ट्रेस वाले जो जीन्स हैं या स्ट्रेस वाले जो केमिकल चेंजेस आते हैं उनके लिए बनाई हैं, जो डोपामाइन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्राइन जैसे लेवल्स में चेंजेस ले आती हैं। पर जो एंडोजेनस डिप्रेशन है, और बहुत सारे लोगों को एंडोजेनस डिप्रेशन होता है जिसमें हम देखते हैं कि बहुत थोड़ा सा स्ट्रेस होने के बावजूद भी वो ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। मतलब उनमें थोड़े से स्ट्रेस के लिए भी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है डिप्रेस्ड होने की, वल्नरेबिलिटी जिसे कहा जाता है, प्रीडिस्पोजिशन जिसे कहा जाता है। तो ऐसा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि दो अलग तरह के लोग हैं, एक जिनमें जेनेटिक लोड ज्यादा है डिप्रेशन होने का, उन पर वो मेडिसिन काम नहीं करेंगी, उन पर ये केमिकल चेंजेस अगर हम ले आएंगे तो फर्क नहीं आएगा। तो थोड़ा बहुत जो फर्क आएगा वो सिर्फ इसलिए आएगा क्योंकि उनका स्ट्रेस कम हो गया, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से जो दिमाग में जो बदलाव आ रहे थे उसके ऊपर मेडिसिन काम कर गई। और कुछ लोगों को सिर्फ स्ट्रेस की वजह से डिप्रेसिव सिम्टम्स आए थे तो वो बिल्कुल ठीक हो गए, वो चंगे हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए। उन्होंने कहा भाई एंटी डिप्रेशन दवाइयां बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, बहुत बढ़िया दवाई थी, दवाई ले लो डॉक्टर की, साइकेट्रिस्ट की, ठीक हो जाएगा डिप्रेशन। और ये 20-25% लोग जो हैं ये ऐसा इंप्रेशन बनाते हैं, या इनको स्टडी करके जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज, डॉक्टर्स वगैरह जो हैं एक ऐसा इंप्रेशन बनाते हैं कि सब पर दवाइयां काम कर सकती हैं। तो वो कहते हैं अगर दवाइयां काम नहीं कर रही ना, वो शायद उनके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स रहे होंगे, या शायद कोई और रीज़न रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ आती है, वो ये कि फैमिली हिस्ट्री रही होगी कुछ ना कुछ, तो उस केस में भाई हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो मतलब मान लिया कि हाँ ठीक है, कुछ लोगों में फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग होती है, बट जिन लोगों में स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन हुआ था या जिनमें छोटा मोटा कोई जेनेटिक रीजन भी रहा होगा वो ठीक हो गए। तो ये होता है असल में। पर इंप्रेशन क्या दिया जाता है कि सभी के अंदर एक ही टाइप के जीन्स मौजूद हैं, एक ही टाइप से वो डिप्रेशन ला रहे हैं, और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से डिप्रेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, बिलीव्स हैं या कुछ हैं। तो यहाँ हम थोड़ा जेनेटिक बेसिस में देख रहे हैं। हालांकि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की इंपॉर्टेंस को कम नहीं किया जा सकता, इस पर मैं आगे फर्दर आपसे कभी रिसर्च डिस्कस करूंगा, कुछ और चीज़ें डिस्कस करूंगा, जानकारी दूंगा। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। पर फिलहाल मैं यहाँ जेनेटिक्स और केमिकल्स और स्ट्रेस इसकी बात कर रहा हूँ।